कोरोना वायरस को हराने के लिए हम सभी को अभी 19 दिन की तपस्या और करनी पड़ेगी। आपको अपने घरों में ही रहना होगा और लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना होगा। देश में लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तिथि आप नोट कर लीजिए, 3 मई तक। इस दौरान पहले की तरह ही अधिकतर सेवाएं बंद रहेंगी। ट्रेन, हवाई जहाज, बस और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे जैसा अभी तक था। बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चलेंगी और आपकी दैनिक जरूरत का सामान आपको मिलता रहेगा जैसे कि अभी तक मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। 3 मई तक ही लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का मतलब यह है कि लॉकडाउन के पूरे 40 दिन हो जाएंगे। यानी 3 हफ्ते का लॉकडाउन पहले 21 दिन और 21 दिन के बाद 19 दिन और 21 और 19 को जब आप जोड़ लेंगे तो 40 दिन बनते हैं। 40 दिन की इस अवधि को ही क्वारंटीन कहा जाता है। इन 40 दिनों में संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति को अलग रखा जाता है जिससे उसके अंदर वायरस के संक्रमण के प्रभाव को खत्म किया जाए। आज से 700 वर्ष पहले यूरोप में जब ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली थी, तब से क्वारंटीन की प्रक्रिया और इस शब्द का प्रचलन शुरू हुआ था। तब ब्लैक डेथ महामारी समुद्री जहाजों पर मौजूद चूहों से फैलनी शुरू हुई थी और उस वक्त इटली में जो समुद्री जहाज आते थे उनमें सवार लोगों को घर भेजने से पहले 40 दिन के लिए अलग रखा जाता था। ब्लैक डेथ नाम की इस महामारी से दुनिया भर में करीब 7 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तब आज कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया में 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इस वायरस से मौत का आंकड़ा 350 के पार है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रही है और भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस वायरस का अभी एक ही इलाज है और वो है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। हमेशा याद रखिए, इस वायरस का दुनिया भर में कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर आपको हो गया तो बचने की कोई गारंटी नहीं। कोई नहीं जानता कि इस पर कौन सी दवाई असर करती है। इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। एक बात अभी हम आपके सामने स्पष्ट कर दें कि थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था कि रेलवे को एक दिन में 2,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वो 2,500 नहीं, 250 करोड़ रुपए हर रोज का नुकसान यात्री सेवाएं बंद करने से रेलवे को होता है। और उसके अलावा जो मालगाड़ी जब चलाई जाती है उसके हिसाब से भी 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हर रोज भारतीय रेल को हो रहा है अपनी रेल सेवाएं बंद करने की वजह से। और ये सब इसलिए है ताकि आप सबकी जान बचाई जा सके, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान ना तो किसी सरकार को अच्छा लगेगा ना किसी कंपनी को अच्छा लगेगा, लेकिन ये नुकसान हर रोज लोगों की जान बचाने के लिए सहा जा रहा है। इसलिए लोगों का भी ये फर्ज है कि वो कम से कम पहले अपनी जान बचाएं, अपने परिवार की जान बचाएं, समाज की जान बचाएं और देश को भी इस युद्ध में जिताएं। पहले यह माना जा रहा था कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। इसके पीछे एक तर्क यह भी है कि 30 अप्रैल के बाद लगातार 3 दिन की छुट्टी है, अवकाश है। 1 मई को मजदूर दिवस है, राष्ट्रीय अवकाश है, 2 मई को शनिवार है और 3 मई को रविवार है। इसलिए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया, जबकि कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक ही बढ़ाया था। इसलिए ये जो 3 दिन है
ये केंद्र सरकार को और एक्स्ट्रा मिल गए। और ये ऐसा समय है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर पर बिताएंगे, लॉकडाउन में बिताएंगे, देश को उतना ही फायदा होगा। ये जो वायरस की जो चेन है ये उसी हिसाब से टूटेगी। कोरोना वायरस का अभी कोई पक्का इलाज कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है और वो तरीका है कि इस वायरस को फैलने से रोका जाए, इस चेन को तोड़ा जाए। क्योंकि इस वायरस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये चेन बनाकर एक से दूसरे व्यक्ति में लगातार फैलता है। पहले जो संक्रमित व्यक्ति है वो लगभग 2.5 लोगों को संक्रमण देता है और फिर आगे आगे ये बढ़ता चला जाता है। ये तेजी से फैलता है। कोई देश इस वायरस से लड़ने के लिए जब एक्टिव होता है तब तक संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ चुके होते हैं। हम भारत का एक आंकड़ा आपको आज दिखाना चाहते हैं। कोरोना वायरस के पहले मामले में 100 मामले तक पहुंचने में, पहले मामले से 100 मामले पहुंचने में 44 दिन लगे थे। सोचिए, 1 से 100 पहुंचने में 44 दिन। इसके बाद 10 दिन में ये मामले 100 से 500 के पार चले गए। अगले 5 दिन में 1000 के पार हो गए। अगले 10 दिन में 5000 से ज्यादा हो गए और इसके बाद 5000 से 10,000 तक पहुंचने में भी सिर्फ 5 दिन लगे। लेकिन 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन से भारत ने कोरोना वायरस की स्पीड को बहुत हद तक कम कर दिया। और ऐसा इसलिए कि अगर हम कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से भारत की तुलना करें तो आप लोग, हम लोग, हमारा देश आज बहुत बेहतर स्थिति में है। तुलना कीजिए आप, भारत में कोरोना वायरस के 10,000 मामले होने में 75 दिन लगे। अमेरिका में 57 दिन में मामले 10,000 के पार चले गए थे। इटली में सिर्फ 39 दिन में 10,000 से ज्यादा मामले हुए थे। स्पेन में सिर्फ 45 दिन, जर्मनी में 51 दिन और फ्रांस में 55 दिनों में कोरोना के मामले 10,000 के पार पहुंचे थे। यानी कोरोना की जो स्पीड है वो भारत में सबसे कम है। भारत ने 75 दिन लिए हैं 10,000 मामले तक पहुंचने में, जो कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जहां ये सबसे ज्यादा फैला है उन सब में सबसे सुस्त रफ्तार कोरोना वायरस की भारत में रही है और हमने काफी हद तक इसे कंट्रोल किया है। भारत में जब 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तब कोरोना वायरस के मामले करीब 500 थे देश में। संक्रमण का आंकड़ा 1000 से 10,000 पहुंचने में 15 दिन लगे। लेकिन अमेरिका में 8 दिन में कोरोना के मामले 1000 से 10,000 हो गए। इटली में 10 दिनों में आंकड़ा 1000 से 10,000 चला गया। स्पेन में 8 दिन, जर्मनी में भी 10 दिन और फ्रांस में 11 दिनों में ये मामले 1000 से 10,000 तक जंप कर गए। कोरोना वायरस ने दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों का जो हाल किया है उसमें भारत जैसे देश के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। हमारे पास ना तो उतना पैसा है, ना हम इतने डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं। हमें आज भी विकासशील देश माना जाता है क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। 135 करोड़ की आबादी वाला ये विशाल देश है। इतनी आबादी के हिसाब से देश के पास बहुत सीमित संसाधन है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। फिर भी हमने अपने संयम और संकल्प से इस वायरस के खिलाफ शुरुआती लड़ाई जीती। आप कह सकते हैं कि जो पहला राउंड है उसे भारत ने जीत लिया है। कल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। इसमें भारत में नए मामले सिर्फ 1200 थे। कल कोरोना वायरस से दुनिया भर में करीब 5700 लोगों की मौत हुई है और 5700 में से सिर्फ 31 लोगों की मौत भारत में हुई। हमने आपको यह भी बताया था कि अगर भारत में लॉकडाउन ना होता तो अब तक देश में 8 लाख से ज्यादा इस वायरस के मरीज होते और यही लॉकडाउन का फायदा है। लॉकडाउन के प्रतिबंधों के साथ अगर भारत में कोरोना की यही स्पीड रही तो 30 अप्रैल तक अधिक से अधिक कोरोना के 58,000 मामले ही होंगे। अगर लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया जाता तो कोरोना के मामले 20 लाख तक पहुंच सकते थे और पूरे देश की मेहनत बेकार चली जाती। इसलिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन चुनौती यह भी है कि जीवन को बचाने के साथ साथ कैसे जीवन को चलाया भी जाए, यानी जीवन बचे भी और जीवन चले भी, क्योंकि कोरोना के संकट काल में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका इस समय लगाई जा रही है। ब्रिटिश कंपनी बार्कलेज के मुताबिक 3 हफ्ते के लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन से कुल 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय तक लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 29 मार्च के हफ्ते में भारत में बेरोजगारी दर 23.8% तक पहुंच गई। सीआईआई के मुताबिक अकेले टूरिज्म सेक्टर में ही 2 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। टेक्सटाइल्स और दूसरे छोटे उद्योगों से 90 लाख नौकरियां चली जाएंगी। ऑटोमोबाइल उद्योग से 10 लाख नौकरियां जा सकती हैं। एविएशन इंडस्ट्री की 6 लाख नौकरियों पर खतरा है। भारत के 47 करोड़ कर्मचारियों और मजदूरों में करीब 14 करोड़ लोग कोरोना के संकट काल में बुरी तरह से प्रभावित होंगे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के लिए जान भी और जहान भी का नया फॉर्मूला दिया है। आपको याद होगा जब सबसे पहले लॉकडाउन किया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, यानी जान बची तो जहान बचेगा। लेकिन अब फायदा यह है कि प्रधानमंत्री ने इस बार यह कहा जान भी और जहान भी। इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए उन्होंने 20 अप्रैल की एक तारीख भी रखी है जब हर जिले और हर कस्बे को बारीकी से देखा जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ जीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश की जाएगी ताकि जीवन भी बचे, जान भी बचे और जहान भी बचे। यानी जीवन बचाने के लिए अर्थव्यवस्था को बचाना भी जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा वो आपको आज सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी रणनीति क्या है। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। प्रधानमंत्री की इस बात का मतलब यही है कि 20 अप्रैल के बाद आपके इलाके में लॉकडाउन से कुछ राहत मिलेगी या नहीं, ये फैसला एक तरह से अब उस इलाके की स्थिति को देखकर होगा और ये बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करेगा। जहां पर कोरोना के कोई नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, जो अपने इलाके के हॉटस्पॉट्स को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन की शर्तों में रियायत दी जा सकती है। लेकिन यहां पर फिर से जहां पर मामले बढ़े या फिर लॉकडाउन के नियमों को लगातार तोड़ा गया तो फिर से सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। यानी ये सब कुछ, बहुत सारी बातें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप लॉकडाउन का किस हद तक पालन करते हैं। आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका कस्बा किस हद तक लॉकडाउन का पालन कर रहा है और क्या आपने अपने शहर को, अपने इलाके को हॉटस्पॉट बनने से रोक दिया है। अगर आप हॉटस्पॉट बन गए तो इसका मतलब है कि आप लॉकडाउन में रहेंगे और अगर आपने अनुशासन के जरिए हॉटस्पॉट
अपने शहर को नहीं बनने दिया तो फिर आपको रियायतें मिलेंगी। हम आपको भारत के नक्शे पर उन 10 शहरों का आज दिखा रहे हैं जहां पर अभी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसमें मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, चेन्नई, ठाणे, हैदराबाद और केरल का कासारगोड इलाका है। ये वो जगह हैं जो 10 शहर जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं अभी तक भारत में। देश के 736 जिलों में से अब तक 364 जिलों में ही कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए हैं, यानी लगभग आधे जिलों में। इनमें से 15 राज्यों के 25 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया है। हम इन जिलों को भी आपको भारत के नक्शे पर दिखा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र में गोंदिया, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर का नाम है बिलासपुर। कर्नाटक में 4 जिले हैं जहां 14 दिन से कोई नया मामला नहीं आया है। इस लिस्ट में केरल में वायनाड सहित 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी का नाम है। इसमें पंजाब, पुडुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना और राजस्थान के एक जिले हैं। बिहार में पटना, नालंदा और मुंगेर का नाम है। हरियाणा में पानीपत, रोहतक और सिरसा का नाम है। इन जगहों पर कोरोना के नए मामले सामने नहीं आए हैं। ऐसी जगह जहां पर कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है, नए मामले नहीं आ रहे हैं, नए हॉटस्पॉट नहीं बन रहे हैं, ऐसी जगहों की 20 अप्रैल के बाद समीक्षा होगी और इन जगहों पर लॉकडाउन पर कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन ये छूट किस तरह की होगी, ये सरकार कल इसके बारे में दिशा निर्देश जारी करेगी। यानी आपको कल का भी इंतजार करना चाहिए क्योंकि कल सरकार नए दिशा निर्देश जारी करने वाली है। इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में आप सभी से 7 वचन मांगे हैं और इन्हीं 7 वचनों में इस वायरस का इलाज छिपा हुआ है। पहला वचन है कि घर के बुजुर्गों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने परिवार में ऐसे व्यक्ति की खास देखभाल करें जिन्हें कोई पुरानी बीमारी है। दूसरा वचन कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरा पालन करें। तीसरा वचन है आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें। चौथा वचन कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए खासतौर पर बनाया गया आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन में जरूर डाउनलोड करें। दूसरे लोगों को भी ये ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें क्योंकि हम भी आपको बताना चाहते हैं ये कमाल का ऐप है। अगर आपने इसे डाउनलोड कर लिया तो आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे। ये आपको अलर्ट कर देगा अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि संक्रमित है या हो सकता है। इसलिए आप इस ऐप को तो तुरंत डाउनलोड कर ही लीजिए। पांचवां वचन है कि आप गरीब परिवारों की देखभाल करने की कोशिश करें। छठा वचन है कि आप अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति संवेदनशील बने, उन्हें नौकरी से ना निकालें, उनका ध्यान रखें। सातवां वचन है कि डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी जैसे कोरोना फाइटर्स का पूरा सम्मान करें। इन कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाएं। और प्रधानमंत्री ने यह कहा है अगर आपने इन 7 वचनों का पालन किया तो कोरोना वायरस के खिलाफ
हमारे देश की जो जंग है ये हम जीत जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था भी चलती रहेगी, हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा और हम काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। इन 7 वचनों में ही कोरोना का इलाज छिपा हुआ है। अभी कोई दवाई तो नहीं आई है, लेकिन ये 7 वचनों का अगर आप पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा।